नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश के जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल जी के निधन पर आज मैं और हमारा के न्यूज़ का पूरा परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये बहुत ही दुखद मामला है कि वो डॉक्टर जिन्होंने हमेशा हर किसी का हौसला बढ़ाया है, हर किसी को ढांढस दिया है और आखिरी समय तक ऑक्सीजन पर रहने तक हमेशा उनके शब्द यही रहे कि द शो मस्ट गो ऑन, यानी उनकी हालत चाहे जो हो, लेकिन देश में आगे मरीजों को बचाने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया और उन्होंने आखिरी दम तक ये बोला कि वो जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक मरीजों के लिए जो कर सकते हैं, जो सहायता उनसे हो सकती है, वो लगातार करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो शीर्ष पर बैठा हो, जिसके सामने चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर कोई अभाव ना हो, जब इस तरह का व्यक्ति आज के दिन, आज की हालत में भारतवर्ष में कोरोना के चलते जंग हार जाता है, तो हम उन तमाम लोगों की क्या बात करें अपने कार्यक्रम में, जिन लोगों के पास आज बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। ये दुखद बात है, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रहती है और के अग्रवाल जी के ही शब्द द शो मस्ट गो ऑन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और तमाम अन्य बातों के बारे में भी बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण भारत में कहर बरपा रहा है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आकर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आईएमए के मुताबिक वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण से अब तक 270 डॉक्टर की मौत हो गई है, जो दुखद है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 78 डॉक्टर की मौत बिहार में हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 37, दिल्ली में 29 और आंध्र प्रदेश में 22 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। इस लिस्ट में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल जी का भी नाम शामिल है, जिनके संक्रमण से सोमवार को मौत हुई। दिल के वो डॉक्टर जो गरीबों के दिलों की धड़कनों को महसूस कर लेते थे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए जुनून की हद तक लोगों की मदद में जुटे रहने वाले डॉक्टर के अग्रवाल अब हम सबके बीच नहीं रहे। पिछले कई दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर के अग्रवाल जंग हार गए। देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन के अग्रवाल का कल रात निधन हो गया। वे लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे। उनकी जीवटता और डॉक्टरी के प्रति उनके फर्ज को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं नजर आई। यहाँ तक कि अस्पताल में भी भर्ती होने के पहले वो ऑनलाइन मरीजों की परेशानियां सुलझाते रहे। डॉक्टर अग्रवाल की व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो उनके पति मध्य प्रदेश के रहने वाले, उनके पिता दिल्ली में नौकरी करने आए थे। उनके 9 भाई बहनों को माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। उनका पूरा परिवार हमेशा एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता था। सभी को जोड़कर रखने वाले डॉक्टर के अग्रवाल के स्वभाव में था। कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन अपने फेसबुक के माध्यम से बिना किसी फीस के हजारों कोरोना मरीजों को न सिर्फ उनका इलाज किया, बल्कि उनका हौसला भी बनाए रखा। खुद भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लगातार इलाज के साथ साथ अपनी जीवटता से वो जूझते रहे। उनकी नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर भी लोगों से ऑनलाइन बात करने आए। ये उनका अपने पेशे के प्रति अटूट समर्पण था, सेवा की भावना थी, जो इन हालातों में भी वो उन्हें ताकत देती रही। आखिरी पलों में भी डॉक्टर के अग्रवाल कैसे लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं डॉक्टर के अग्रवाल। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। I represents the collective consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to जुगाड़ू OPD. जुगाड़ू OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए।
आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। There is no time for 1:1 consultation. Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। सो आई ऑलवेज से द शो मस्ट गो ऑन। सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। So therefore, I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। तो ये थे डॉक्टर के अग्रवाल, जिनको हम सभी सैल्यूट करते हैं, और साथ ही साथ जो भी उन्होंने रास्ता दिखाया वो आज के समय में ज़रूरी है सभी के लिए। बात करेंगे कोविड-19 के कई मरीजों को अस्पतालों में बिस्तर साझा करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर तो एक चिता पर 2 लाशें जलाई जा रही हैं। ये सब जानने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देश में अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लोगों को लगाए जा रहे हैं। इनमें से कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिससे उसके सुरक्षित होने पर अब सवालिया निशान लग चुका है। फरवरी के बाद से यूरोप के साइंटिस्ट संदेह जता रहे थे कि इस टीके के कारण कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट के घातक मामले सामने आ रहे हैं। कुछ देशों ने इसी वजह से अपने यहाँ पर इसका प्रयोग बंद कर दिया था। पश्चिमी देशों में कई टीके मिल रहे हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करना संभव हो पा रहा है। लेकिन भारत में टीकाकरण अभियान की बुनियाद कोविशील्ड है, इसलिए यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें नई वैक्सीन के आने का इंतजार करना चाहिए? यहाँ आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहें तो भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि ये बहुत आम समस्या है, इसका आसानी से इलाज हो सकता है, लेकिन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से जो ब्लड क्लॉट बनता है उसका इलाज आसान नहीं है। सच तो ये भी है कि ऐसे ब्लड क्लॉट के साथ इंटरनल ब्लीडिंग का डर बना रहता है। साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उनमें से बहुत कम में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आ रही है, यानी VITT भी देखी गई है। और एक खास बात ये भी है कि क्लॉट शरीर में कहीं भी हो तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक क्लॉट वो होते हैं जो दिमाग में बनते हैं। इन्हें सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, यानी CVT। यूरोप में CVT के कुछ मामले सामने आने के बाद एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर चिंता सामने आई है। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिंस्टाइन और नॉर्वे में जिन 3.4 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया गया है, उनमें से 169 में CVT की समस्या देखी गई है। ये एक बड़ा औसत है, यानी हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख लोगों को। ब्रिटेन में 2 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। भारत में मुंबई की करीब इतनी ही आबादी है। इनमें से ब्लड क्लॉट के साथ इंटरनल ब्लीडिंग के कारण 19 लोगों की अब तक मौत हुई है। ये भारत का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मौतें भी क्यों हुई हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि टीका यदि नहीं लगता है तो उस पर जो जोखिम है वो कितना बड़ा है। अगर आप वैक्सीन ना लगवाएं, आपको कोविड हो जाए, तब भी मौत की आशंका कहीं अधिक बनी रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कोविड-19 वायरस से भी ब्लड क्लॉटिंग और इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या होती है। इस बारे में हालिया रिसर्च से अब ये पता चला है कि वैक्सीन की तुलना में वायरस से ये समस्या कहीं आम है। 15 अप्रैल को ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्टों ने एक रिसर्च पब्लिश करते हुए बताया कि वैक्सीन की तुलना में कोविड से CVT का जोखिम 8 गुना अधिक है, जो कि कई गुना अधिक है। वैक्सीन को लेकर आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब हम अपने डॉक्टर्स के खास पैनल से लेंगे। और सवालों की यदि हम बात करें तो सवाल है, क्या इससे महिलाओं को अधिक खतरा है? जो वैक्सीन कोविशील्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कैसे पता चलेगा कि शरीर में CVT की समस्या हो रही है, यानी कि क्लॉटिंग की समस्या, खासतौर से दिमागी क्लॉटिंग की समस्या हो रही है? इसके अलावा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की पहचान कैसे की जा सकती है? साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ICMR की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपने कोरोना प्रोटोकॉल से इसे हटा दिया है। ये कारगर नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या किया जाना चाहिए? 2 डोज वैक्सीन के लगाने के बाद भी कोरोना से मौतें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या सच्चाई है?
क्या साइंस है ये भी जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। कोविशील्ड से क्या ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मन में भ्रांतियां हैं। हमारे भी मन में ये सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होंगे। इसीलिए खास तौर से हमारे आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर्स के पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। देश के जाने माने डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली भी हमारे साथ हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर और डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत में हमने यहाँ पर जिक्र किया है, सबसे पहले तो बहुत दुखद है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर तमाम भारतवर्ष में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आज भारी संख्या में INM में भी जो आंकड़ा दिया है उन डॉक्टर्स की मौत हुई है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतनी बड़ी संख्या में जब डॉक्टर्स की मौत हुई है, और यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर KK अग्रवाल जी का, जिनका हमने अपने कार्यक्रम में जिक्र किया है, उनको सर आपके पास आऊंगी, मैं सवाल जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले जान लेते हैं CM अरविंद केजरीवाल की सरकार से अपील। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। सिंगापुर में फैला कोरोना वायरस का नया रूप। सिंगापुर में फैला कोरोना वायरस बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है नया स्ट्रेन। जिस नए स्ट्रेन की बात हो रही थी, जिस तीसरी लहर की बात हो रही थी, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने। प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हो, केंद्र सरकार से CM केजरीवाल की बड़ी अपील। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की सरकार से, भारत सरकार से यह अपील है कि सिंगापुर से हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं। सिंगापुर में फैला कोरोना वायरस का नया रूप, नए स्ट्रेन की यहां पर बात की जा रही है। सिंगापुर में फैला है कोरोना, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। साथ ही साथ भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है नया स्ट्रेन, जिसके साथ सिंगापुर के साथ तत्काल हवाई सेवाएं रद्द करने की मांग की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की गुजारिश भी की है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार से CM अरविंद केजरीवाल की बड़ी अपील। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने की है। सिंगापुर में फिलहाल कोरोना का जो नया स्ट्रेन मिला है उसे बेहद खतरनाक, खासतौर से बच्चों के लिए उसे खतरनाक बताया जा रहा है। और जिस तीसरी लहर की बात भारत में अभी चल रही थी, लोग बात कर रहे थे, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सिंगापुर का ये स्ट्रेन यदि भारत में एंट्री कर गया तो ये तीसरी लहर के रूप में कहर ढा सकता है। और ये आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट है, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्प पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। ये दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, जो आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी अपील यहां पर CM अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से की है। और उसके बाद एक बार फिर से रुक करेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। चर्चा कर रहे थे, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उनको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली भी, और प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद जी, डीन RML, साथ ही साथ BC रॉय अवॉर्डी भी हैं सर। डॉक्टर MC मिश्रा जी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे सवाल लेना चाह रही थी, लेकिन उसी बीच बड़ी खबर हमारे बीच आई। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरह से बड़ा आंकड़ा फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है कोरोना मरीजों के बीच काम करते हुए, वो आया है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स, खासतौर से डॉक्टर KK अग्रवाल जी का जो इंटरव्यू हमने देखा, दोनों डोज लगने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कोविशील्ड को लेकर खास तौर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, आपसे राय लेना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, क्या हमें डरने की ज़रूरत है, ये जो तमाम चीज़ें आई हैं सामने? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हमें डॉक्टर के अग्रवाल को आपके माध्यम से बहुत भावभीनी हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो एक बहुत कर्मठ व्यक्ति थे। अपने जीवन पूरा उन्होंने अपनी कर्मठता से आईएमए में काम करके, लोगों की सेवा करके, और कोविड में तो पिछले 15 महीनों से बहुत जोर शोर से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे। आप देखते होंगे उनके बहुत सारे वीडियो, कभी सिटी साइकिल पे, कभी और किस तरह से आप लो कॉस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर तरह तरह से उन्होंने लोगों की मदद की और पब्लिक सर्विस में जुड़े रहे वो हमेशा। और अभी भी आखिर तक जो उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया जब वो ऑक्सीजन पे थे, ये अपने में एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, सबके लिए, और यंगर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो अपने को बचा के रख सकता था, उसने बिल्कुल जैसे खास शो मस्ट गो ऑन, और वो शो वाकई में शो करते रहे। और आखिर में हम ने देखा कि कोविड के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें खो दिया, और मैं तो यही कहूँगा, हम कभी उनको भूलेंगे नहीं और वो हमारे बीच हमेशा जीवंत रहेंगे, और हमें बिल्कुल ऐसा मानना चाहिए। और उनके दिखाए हुए मार्ग पे हम सबको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, चलना चाहिए, जो मार्ग वो दिखा के गए हैं। इसलिए उनकी क्षति जरूर हमें हमेशा रहेगी, लेकिन वो हमारे बीच दिल और दिमाग पे छाए रहेंगे। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही कर्मठ। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। जब 2016 में मैं एम्स का डायरेक्टर था, तो उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई थी, तो एडमिट हुए थे। उससे बिल्कुल ठीक हो गए थे वो, और पूरे जोर से कोविड में उन्होंने 15 महीने लग के काम किया है। और आज बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए कि ईश्वर ने उनको बुला लिया, नहीं तो वो फिर भी काम करते रहते, और बहुत प्रयत्नों के बाद भी नहीं बच पाए। तो ये एक हम लोगों के लिए ही बहुत शॉकिंग, मैं इसको कहूँगा, खबर थी आज सुबह। कल रात को उनका आखिरी सांस ली उन्होंने, लेकिन हम उनके परिवार को आपके माध्यम से पूरा उनको बल मिले, ईश्वर उनको इतना बल दे कि उनकी जो कमी है वो उनको जल्दी ही वो पूरी हो। और सबसे अच्छा जो श्रद्धांजलि होगी वो यही है कि हम सब उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते रहें, जैसे उन्होंने कहा शो मस्ट गो ऑन। और सभी यंगर जनरेशन, उनकी जनरेशन, हमारी जनरेशन, सभी उससे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि बहुत सारे हमारे यंगर डॉक्टर्स को भी हमने खोया है कोविड के दौरान, और पूरी दुनिया में खोया है, कोई भारत में ही नहीं, बाकी देशों में भी डॉक्टर्स के पिछले वर्ष जो आंकड़े आए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, वो उनको भी हमने खोया है। तो जैसे कोविड वॉरियर जब हम कह रहे हैं, इसीलिए पिछले वर्ष पूरा हम लोगों का इसमें गया, क्या वैक्सीन आएगी, क्या वैक्सीन आएगी, कब आएगी। बहुत अच्छा एक नई साल का हमको एक उपहार मिला वैक्सीन के रूप में। हमारे यहाँ 2 वैक्सीन बन के तैयार हो गई, और 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। और इसमें एक वैक्सीन तो भारत में ही रिसर्च के द्वारा बनी, और वो कामयाब भी हो रही है बहुत वैक्सीन। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चूंकि वैक्सीन बनने में 4 से 5 साल, 10 साल भी लगते थे पहले, अब थोड़ा चूंकि वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो गए हैं जो पता है कैसे बनानी है, तो समय कम लगता है। लेकिन जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े बिल्कुल सराहनीय काम किया है पिछले 1 वर्ष में, वो लगातार 24 घंटे लगे रहे हैं, और 1 साल से कम समय में वैक्सीन बना के तैयार कर दी और उपलब्ध करा दी, जो करीब 18 करोड़ से ऊपर, 18.25 करोड़ लोगों को लग भी चुकी है भारत में, और दुनिया में लग चुकी है ये कोविशील्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से, जो भी कॉम्प्लिकेशंस की बातें आती हैं या साइड इफेक्ट की बात आती हैं, उस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट है, इसका कोई तरीका नहीं है कि हम वैक्सीन से इसको सीधे जोड़ सकें। ज़रूर कुछ लोगों में हुए हैं, क्लॉटिंग वगैरह हुई है, यूरोप में हुई है, स्कैंडिनेविया में हुई है, भारत में
बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं देखा है, और सीधे उससे जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जब इतने बड़ी हमारे यहाँ जनसंख्या है, उसमें ये क्लॉटिंग की समस्या वैसे भी होती रहती है, चाहे आप कोई दवाई ले रहे हो या ना ले रहे हो, आपने वैक्सीन ली हो ना ली हो। तो ये कहना कि ये केवल वैक्सीन से हुआ है, ये बहुत ये असंभव है, कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता। तो ये मैं कहूँगा कि जितने 18.25 करोड़ जो टीकाकरण हुआ है दोनों वैक्सीन को मिला के और फाइजर मॉडर्ना मिला के, दुनिया में बहुत बड़े संख्या में अब टीकाकरण हो चुका है। और जहां तक सेफ्टी का और एफिकेसी का प्रश्न है, तो कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है, और इसीलिए हम लोग बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, आप भी दोहरा रही हैं, आपके माध्यम से भी ये बात जा रही है कि वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन के बाद भी, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी पे हम नहीं पहुंच जाते टीकाकरण को बढ़ा के दिसंबर जनवरी तक, तब तक हमें ये इसको नहीं छोड़ सकते हम। और एक मास्क की जगह अब हम लोग हमेशा 2 मास्क का प्रयोग करने का अनुरोध सबसे करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, हम भी अब स्वयं भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो ये है, और जो लाभ है कि यदि आपको संक्रमण होता भी है मास्क लगाए लगाए भी, तो वो कम घातक होगा, कम गंभीर होगा, और वायरस पार्टिकल उतने ही कम हम अपनी सांस में लेंगे। और इसलिए अभी लोग वैक्सीन की 2 डोज लगवा के ये ना समझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि साहब हमने तो 2 डोज लगवा ली है, या दूसरी डोज की जल्दी है उनको लगवाने की, इसलिए कि मास्क छूट जाए। तो मास्क अभी नहीं छूटेगा, भारत में नहीं छूटेगा, अभी और भी देशों में नहीं छूट रहा है। अमेरिका में थोड़ा बहुत उन्होंने गाइडलाइन दी है कि कहाँ कहाँ आप बिना मास्क के जा सकते हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो मास्क के साथ ही है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें कि जाके टीकाकरण अभियान में जैसे जैसे टीके उपलब्ध होते जाएं, अभी थोड़ा सा शॉर्टफॉल है टीकों का, अभी मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्ते में टीकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने लगेगी। हालांकि एक पूरे इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या को एकदम से 1 महीने 2 महीने में टीकाकरण नहीं किया जा सकता है, उसमें समय तो लगेगा, लेकिन लोग उससे जब तक टीके का वेट कर रहे हैं, ये उपाय, बचाव का उपाय ही हमारे पास एकमात्र ट्रीटमेंट भी है। कोविड का हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्रतिशत में लें तो संख्या भारत में अभी भी जो मृत्यु दर है वो दुनिया में सबसे कम है प्रति मिलियन। अगर आप देखें 200 तो हमारी रिकॉर्डेड है, अगर इसको आप 5 गुना भी ज्यादा मान के चलते हैं कि शायद मृत्यु कम रिपोर्ट हो रही है, रिकॉर्ड कम हो रही है, फिर भी सारे यूरोपियन देशों में मृत्यु दर पर मिलियन बहुत ज्यादा है हमसे, 1000-2000 तक है, और यूएसए की भी है। तो इसलिए आप हमें अपना जो दिक्कतें हैं और जो हमारी समस्याएं हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए बचाव के उपाय ही एकमात्र ऐसा साधन है। अब देखिए, लॉकडाउन जब लगे, हम लोग कह रहे थे, आपके माध्यम से भी हम लोगों ने कहा पिछले 4 हफ्तों में कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, और लॉकडाउन देखिए लगा तो उसके नतीजे भी आने लगे, उसका जो लाभ मिल रहा है कि संक्रमण कम होने लगा है, मृत्यु दर थोड़ी दिख रही है कि ग्रॉस जो नंबर है वो थोड़े बड़े हैं, वो नंबर है पिछले 3 से 4 हफ्ते का नंबर दर्शाते हैं। जो लोग, जैसे डॉक्टर अग्रवाल भी पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, पहले नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में हुआ, फिर वो एम्स में उनको ट्रांसफर किया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उस समय जो मृत्यु दर होती है उसको वो सही रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ मृत्यु दर भी घट जाएगी, संक्रमण घटेगा, मृत्यु दर भी घटेगी, और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तीसरी वेव की जहां तक बात है, तो तीसरी वेव का अभी पता नहीं है किसी को किस फॉर्म में कब आएगी। हमको जो करना है, अभी इमीडिएट सॉल्यूशन था लॉकडाउन, वो हो गया, उसके नतीजे आने लगे हैं। जो मध्यम सॉल्यूशन है वो ये मास्क है, इसके बचाव के उपाय के लिए, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कोविड से निकलने का, वो वैक्सीनेशन है, और लोगों को ये साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर जब हम ये ज्यादा इसकी चर्चा कर देते हैं तो लोगों में बहुत डर व्याप्त हो जाता है वैक्सीन के लिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि
जो आप लोगों के माध्यम से भी यही समाचार जाना चाहिए, यही एक संदेश जाना चाहिए कि जो भी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट है बहुत न्यूनतम है या नहीं है। इसलिए लोगों को आगे से आगे आके टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेना चाहिए, उससे ही हम लोगों को संक्रमण से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं आगे जरूर बढ़ूंगी, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद आपके पास भी आऊंगी और सवाल लूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ 2 दर्शक लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। सुरेश जी हमारे साथ सबसे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बोल रहा हूँ बहराइच से। मैंने 9 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई जी, और उसके बाद ये दूसरी डोज जो है 5 मई को ड्यू हो रही जी, लेकिन इस दौरान हमको कोरोना हो गया था। जी हेलो, कोरोना हमारा ठीक हो गया, तो अभी हम दूसरी डोज कब लगवाएं? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम ले लेंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे कॉलर हमारे साथ अशोक जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी अशोक जी, अपना सवाल दोहराएं आप। अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे एक दूसरी वैक्सीन लगे हुए 1 महीना हो गया लगभग जो है। जी। दूसरी वैक्सीन पिछले महीने 18 तारीख को लगवाई थी और आज 18 मई हो गई है, लेकिन मेरे हाथों में जो है रेडिश सा लगता मेरे को, और उसमें जैसे मच्छर काट लेता हाथों के अंदर, और जगह जगह मुझको दबाना पड़ता है उसको। ये कल से महसूस हुआ है मेरे को जो है, पूरी हथेलियों के अंदर दोनों के, और पैरों में नीचे जो है खाल बहुत आती है दोनों उसमें पंजों में मेरे ऊपर की तरफ जो है जी। और बस ये खिंचाव सा है इनमें हथेलियों में जो है, हथेलियों में और पैरों में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है? हाँ, क्या आपने दूसरा डोज लगवाया है वैक्सीन का? दूसरा वैक्सीन का लगवाया था डोज मैंने 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को आपने दूसरा डोज लगवाया है? जी हाँ जी। जी, इसके अलावा भी और कोई समस्या बनी हुई है? नहीं, बस ये हाथों में जो मेरी हथेली है इनमें कल से मैंने ये महसूस किया है कि इनमें जैसे मैं हाथ को धोता हूँ तो फिर बड़ी तेज मेरा दबाने को जी करता, नाखून से जगह मेरे को जैसे मच्छर काट लेते हैं, और बड़ा मतलब वो होता है उसमें खिंचाव सा होता है। बिल्कुल आपके सवाल हम पूछ लेंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम हमारे डॉक्टर के पैनल से चर्चा जरूर करेंगे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेने अभी बाकी, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज खास तौर से हम वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर तमाम जो बातें सामने आ रही हैं कि इससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा होता है और साथ ही साथ एक बड़ा परसेंटेज भी दिया गया है, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। जानने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन हम सभी के लिए सुरक्षित है या इसको लेकर हमें और भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर के पैनल मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर राजीव जी आपके पास आऊंगी मैं, और बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये भी आ रहा है, ICMR के अनुसार अब नई चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि प्लाज्मा थेरेपी, जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जा रहा था और माना जा रहा था कि काफ़ी कारगर साबित हो रही है, इसको प्रोटोकॉल से हटाने को लेकर भी बातचीत चल रही है। कई बैठकों में इसको लेकर बातचीत हुई है और लोगों ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। साथ ही साथ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि देखा जाए तो 11,588 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण करने के बाद ये निकलकर सामने आया है कि इससे मरीजों के डिस्चार्ज के परसेंटेज में कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ICMR ने अब जब इसे कोविड प्रोटोकॉल से हटाया है तो क्या ये कारगर नहीं थी? दूसरी बात ये है कि कोविशील्ड को लेकर भी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, भारतवर्ष में जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग आखिर किन चीज़ों पर भरोसा करें, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि भरोसा किस पे करें। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, उन पे भरोसा करें, क्योंकि वो सारा एनालाइज करके और गवर्नमेंट का पैनल जो है वो उसको एनालाइज करके उसको रिलीज करता है या उसको मॉडिफाई करता है। और पिछले ये क्योंकि नई बीमारी है और पिछले 1.5 साल से है, और इस बीमारी को पहले समझना, इसके इलाज को समझना, इसमें बहुत सारी थेरेपीज को फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल मिल गया था और टाइम टू टाइम वो चेंज होना ही है, और इसलिए कोई 200 के करीब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं गाइडलाइंस में। इसलिए जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट रिलीज है, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब इस पे आए कि आपने जो पूछा कि कोविशील्ड के लिए, कोविशील्ड जो है वो एक वैक्सीन है, बहुत कारगर वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका ने जो दी थी और उसको सीरम इंडिया में बना रहा है, और इसमें जो भी क्लोटिंग से रिलेटेड रिपोर्टिंग हुई है वो आपको बताएं, क्योंकि ये ज़्यादा लगी है और काफ़ी करोड़ों में लगी, और सिर्फ 26 लोगों में ये रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर ये बोलना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंस हो गया क्लोटिंग का, वो सही नहीं है। 0.61 जो है वो रेट है पर मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख में जो है उनको देखें तो 0.61 उसका रेट आ रहा है। बहुत ही कम परसेंटेज है, और इतना साइड इफेक्ट्स तो नॉर्मल, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। ये सही है कि कोवैक्सीन के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर आपको ये भी बता दें कि कोवैक्सीन जो है वो कोविशील्ड के मुकाबले बहुत कम लगी है। दूसरी बात जो आपने पूछी, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अब सवाल ये हो रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी यदि कारगर नहीं था तो क्यों इसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही थी, अब जब इसे ICMR ने भी हटा दिया है प्रोटोकॉल से? सारी चीजें आई और गई, और उसके लिए आपको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए।
प्लाज्मा थेरेपी है क्या, अगर हमको ये समझ आ जाए तो हमारे लिए आंसर बहुत आसान हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी ये है कि जो पेशेंट हुआ है कोरोना का, जिसमें एंटीबॉडीज का मात्रा अच्छी बन चुकी है, अगर हम शुरू में कोरोना जब होता है कि उसकी 2 फेजेस होती हैं। पहले हफ्ते वायरस का रेप्लिकेशन होता है और दूसरे हफ्ते जो वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी केमिकल्स बनाती है, रिलीज करती है साइटोकाइंस, उनकी वजह से जो नॉर्मल टिश्यूज डैमेज होते हैं वो इन्फ्लामेशन और कोगुलेशन, जो थ्रोम्बोजेनिसिटी होती है, उसकी वजह से सेकेंड वीक के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये रखें कि प्लाज्मा में रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं और वो शुरू के फेज के अंदर ही इम्पोर्टेंट है। और शुरू के फेज में पहले वीक में प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट सिर्फ जो सीवियर केसेस शुरू में ही हो जाए उनके लिए है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब कोमॉर्बिडिटी होती है तो उसके अंदर अगर मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, या किसी को HIV है, या किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज है, ऐसे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है या सीवियर और मॉडरेट शुरू में ही हो जाए कोई केस और उसको आपने स्टीरॉइड्स दे दिए तो उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, उसकी एंटीबॉडीज मुश्किल से बनेंगी। तो अगर इसका प्रयोग पहले तो ये सीवियर केसेस में देना शुरू हुआ था प्लाज्मा जब ट्रायल शुरू हुए, उसके बाद इसको जब ये मान लिया गया कि पहले हफ्ते के एंड तक एंटीबॉडीज अपना शरीर बना देता है, तो हमारा जब अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है तो बाहर की एंटीबॉडीज की क्या जरूरत है। तो बीच में एक फेस आई कि प्लाज्मा को सिर्फ फर्स्ट वीक के अंदर देने में फायदा देखा गया और अब इसको जनरल गाइडलाइन से अलग कर दिया गया है। हाँ, जैसा मैंने बोला, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्टेज है या आपने गलती से या इंटेंशनली या ट्रीटमेंट के पार्ट में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले लिए हैं या स्टेरॉइड शुरू से पहले से आप लेते थे, आपकी एंटीबॉडीज बनने के चांसेस ऐसा है कि लेट हैं, तो आप प्लाज्मा ले सकते हैं। पर इन जनरल आप एज ए प्रोटोकॉल प्लाज्मा को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा, रेमडेसिवियर, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये सारी जो दवाइयां हैं ये प्रूव हो चुका और फर्स्ट वीक के अंदर एंटीबायोटिक्स हुई, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो एंटीबैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट है, उसका रोल भी अब सेकेंड वीक के अंदर हो गया। तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आ रही हैं और प्लाज्मा थेरेपी एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की तरह आप उनको दे सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, फिजिशियन को समझना पड़ेगा। एक गाइडलाइन जो जनरल फिजिशियंस के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, उससे प्लाज्मा को हटा दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा बिल्कुल ही यूजलेस है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्लाज्मा का यूज हो सकता है, क्योंकि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो अर्ली फेज में या इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट के अंदर फायदा कर सकते। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने बताया है कि किस तरह हम किस समय इसका यूज़ कर सकते हैं, यदि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद हम ब्लड क्लॉटिंग की भी बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग को लेकर जो तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, हालांकि डॉक्टर MC मिश्रा जी ने भी इस बात को पूरी तरह से नकारा है कि हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सुरक्षित है। लेकिन तभी प्रिकॉशन के तौर पर मैं यहाँ पर आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि क्या हम किसी तरीके से जान सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में यदि क्लॉटिंग हो रही है तो उसके सिम्टम्स पहचान सकते हैं, या फिर CVT की जो बात होती है उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं जो हम पहले से सावधान हो जाएं? है कि जिन लोगों में कोगुलेशन की कुछ पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर कोविशील्ड वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन में तो ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, अब कोविशील्ड के अंदर हुई है, इसलिए उन लोगों को जिनको जैसे आज डॉक्टर KK अग्रवाल का इंसिडेंस आया तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कोविशील्ड के बारे में जब बात है तो ऐसे लोगों को जिनको पहले इस तरह के एपिसोड हो चुके हैं हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, पर नंबर इतना कम है। 26 लोगों को अगर हो 1 मिलियन के अंदर, करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने के बाद, तो ये एक नेग्लिजिबल है और कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। को असेस करना है कि वैक्सीन से बेनिफिट कितना होगा और नुकसान कितना होगा। नुकसान तो लोकल साइट पे टेंडरनेस, जहाँ पे लगाया उधर थोड़ी सी दर्द और थोड़ा सा बुखार,
थोड़ी सी हरारत शरीर के अंदर, ये चीजें तो हो सकती हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो सर में दर्द, सीजर्स होना, मतलब दौरा पड़ना बहुत रेयर, और कभी चकते पड़ना, मतलब पिन पॉइंट हेमरेजेस दिखाई देना शरीर के ऊपर, आपको इस तरह के कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, पर ये चीजें इतनी रेयर हैं कि कुछ जो रिपोर्टिंग हुई है उसकी वजह से ये मान लिया गया है, और ये साइंटिफिक एविडेंस आ चुका है कि आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कोरोना होने से जो नुकसान है उसके कंपैरिजन में वैक्सीन लगाना बहुत बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और इसको बिना किसी डरे हमको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और सिम्टम्स जो हैं वो अगर आपको लगता है कि ऐसा सिम्टम आ रहा है जो मैंने अभी बात की, तो इमीडिएटली आप फिजिशियन को बता सकते हैं। आपकी पूरी जो मेडिकल प्रोफाइल है कि आपको कोई ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रहे, आपको कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, वो सब रिकॉर्ड की जाती है। आपको ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ टाइम तक आपको बिठाया जाता है वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन दें, और लोग जो इमीडिएट एनाफ्लेक्सिस वगैरह जो हो सकती है वो उसके लिए देखा जाता है, और ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। अब जहाँ तक क्लॉटिंग के बारे में बात है, वो एक जो डाउट माइंड में कई लोगों के आ गया है यूरोप की रिपोर्टिंग की वजह से, और इंडिया में भी ऐसे 26 केस माने जा रहे हैं कि ऐसे हुए हैं, जब हम लगभग 15 से 17 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं, तो उसके अंदर ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जनरल पब्लिक में भी होता है, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, जनरल पब्लिक के अंदर भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज करूंगा कि वैक्सीन हमको जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए, जिससे आप अपने आप को भी और अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। श्याम सुंदर जी राजस्थान से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सबसे पहले जान लेते हैं क्या समस्या है इनकी। जी श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है जी, और आज हम ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उनका HRCT स्कोर जो है वो 4/25 आया है जी, और उनको डॉक्टर ने आज स्टीरॉइड जो टैबलेट्स हैं वो भी लिखी है, तो हमें देनी चाहिए कि नहीं स्टीरॉइड? जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर राजीव जी आपके पास ही यहाँ पर आऊँगी। हमारे दर्शक है, उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव है, CT स्कैन कराया है, 4.2 समथिंग स्कोर बता रहे हैं। अब एस्टेरॉइड्स उन्हें दिया जा रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें एस्टेरॉइड्स लेना चाहिए या नहीं। बताया 4.2। नहीं, ये स्कोर तो बहुत कम है, और इसके अंदर स्टीरॉइड्स अगर लेना है तो उसको सेकंड वीक है अगर तो ले सकते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर स्टीरॉइड्स का रोल तो है, पर लो डोज स्टीरॉइड से काम चल जाएगा। पर अगर इनको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है और ये फर्स्ट वीक है तो स्टीरॉइड को थोड़ा डिले करें। देखिए, स्टीरॉइड जब भी आप लेते हैं तो स्टीरॉइड अगर आप सेकंड वीक में लें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और अगर उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं। हमारे को इनहेलिंग स्टीरॉइड्स भी होते हैं, फोरकोर्ट वगैरह इनहेलर होते हैं, उससे या बाकी और जो है नेबुलाइजर है, ब्यूडिकोर्ट है, इससे भी फायदा होता है। तो ये लो डोज के स्टीरॉइड्स जो हैं इनको हम ले सकते हैं। जो हम हाई डोज के स्टीरॉइड्स लेते हैं वो सेकंड वीक में लेते हैं। फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज बनना ही रुक सकता है उससे, और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसलिए फिजिशियन की सलाह पे वो आपके ऑक्सीजन लेवल, PO2 लेवल देखेंगे कि वो कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा। थोड़ी बैठे हुए, लेटे हुए या थोड़ा सा एक्सर्ट करने से अगर वो ड्रॉप हो रहा है तब भी स्टीरॉइड दे सकते हैं। स्टीरॉइड की बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन गिरना एक्सर्शन पे, और जो CT स्कोर है वो मॉडरेट टू सीवियर हो जाए, इसके अंदर जो आपका एक्सरे है, तो उस टाइम हम स्टीरॉइड शुरू करते हैं। और प्रेफर करना चाहिए कि स्टीरॉइड को हम फर्स्ट वीक के अंदर शुरू ना करें।
जी, बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आपके पास यहाँ पर आऊँगी। अभी-अभी हमारे पास जो खबर आई थी कि सिंगापुर से नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, जो स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में लगभग 1700 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑफलाइन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1700-1800 के करीब बच्चों में कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तीसरी लहर की वो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो दस्तक दे चुकी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सिंगापुर का जो स्ट्रेन है और उत्तराखंड में जो केसेस आए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर से जुड़े हुए हैं और क्या हमें इसके लिए सावधान अभी से होने की जरूरत है? जी, एमसी मिश्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने फोन में अनम्यूट बटन एक बार फिर से चेक करें आपकी आवाज, ताकि मैं ये कह रहा हूँ कि सावधानियां जो हम ले रहे हैं वही सावधानियां चलेंगी। और दूसरी लहर में भी बच्चों का जो प्रोपोर्शन है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। जैसे पहली लहर में 4.2% बच्चे भारत में संक्रमित हुए थे। इस वाले में पहली मार्च से लेके और 10 अप्रैल तक 5.8% बच्चे संक्रमित हुए। आमतौर से बच्चों में कोविड की बीमारी गंभीर नहीं हुई है अभी तक के जो आंकड़े हैं। म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, भारत के अपने वेरिएंट सब मिला जुला के। तो सिंगापुर का अभी कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है। मिस्टर चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने कुछ ऐसा कमेंट किया है अभी अपनी प्रेस वार्ता में, तो इस पे सर यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगी। उत्तराखंड में लगभग 1700 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। हाँ, नहीं हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि जब स्कूल खुले थे पिछली बार, उस समय बहुत संख्या में बच्चे हरियाणा में भी संक्रमित हुए थे, लेकिन सब लोग ठीक हो गए थे। तो ये ऐसा नहीं है। और यूएसए में भी जो फिगर्स हैं बच्चों की पहली वेव में भी, और ओवरऑल जो फिगर है 8.5% करीब बच्चों का नंबर रहा है, लेकिन आमतौर से बच्चे बिना गंभीर हुए निकल जाते हैं संक्रमण से। तो इसलिए इसमें बचाव ही एकमात्र ऐसी उपाय है हमारे पास। जैसे मैंने पहले भी कहा कि संक्रमण से बचाव बच्चे बड़े सभी को, क्योंकि बच्चों का खासतौर से 12 वर्ष से नीचे अभी वैक्सीन आने में सब थोड़ा समय है। 12 वर्ष से ऊपर तो ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगना शुरू हो जाएंगी जुलाई अगस्त से, क्योंकि इस पर ट्रायल में इनको शामिल कर लिया गया है। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमें तो अपना बचाव करना है, और बचाव जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका बड़ा साधारण उपाय है मास्क का प्रयोग, जो करना ही पड़ेगा, वैक्सीन और लगे या ना लगे। और बचाव करके ही हम बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं, अपने को भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। तो इसको ये एकेडमिक इंटरेस्ट की बात होती है, क्या वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गए, म्यूटेशन क्या आ गया, क्या नहीं आ गया, सिंगापुर वाला आ गया, यूके वाला आ गया, लेकिन बचाव के उपाय कोई भिन्न नहीं है किसी भी वेरिएंट के लिए। ये आम जनता को समझना आवश्यक है। और ये इसमें मैं समझता हूँ थोड़ा सा डर लोगों में हो तो उसमें बुराई नहीं है कोई, क्योंकि अगर डर होगा तो लोग थोड़ा अपना बचाव के उपाय करते हैं। डर निकल जाता है, जैसे जनवरी फरवरी में निकला, उसका हमने फिर क्या देखा, और होली पे जिस तरह से लोगों ने खेला, और उसके बाद फिर जिस तरह से बढ़ा है अप्रैल में संक्रमण और मई में अब जाके थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। और पहले महाराष्ट्र में हुआ, केरला में हुआ, पंजाब में हुआ, तो सबने ये समझा था वहीं हो रहा है, बाकी जगह नहीं होगा। तो भारत एक इतना बड़ा देश है जहाँ पे हर राज्य एक देश की तरह बिहेव करता है। तो महाराष्ट्र में पहले हुआ, केरला में हुआ, पंजाब में हुआ, उसके बाद दिल्ली में हो गया, यूपी में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में हालत बहुत खराब है, राजस्थान में खूब हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद खूब हो रहा है। तो ये समझना होगा हमें कि भारत इतना बड़ा देश है जिसमें हर राज्य एक देश, जैसे यूरोप में इतने सारे देश हैं छोटे छोटे, तो हर एक देश का अपना अपना एक ग्राफ होता है, एक ट्रेजेक्ट्री होती है। भारत की जो ट्रेजेक्ट्री हमेशा से रही है वो 2 से 3 महीने पीछे रही है यूरोप से। आप देखिए, जब यूरोप में फरवरी मार्च पिछले साल और अप्रैल में इतने संक्रमण हो रहे थे, इतनी मौतें हो रही थी, भारत में कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत थोड़े से केस थे, मौतें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हुआ जून से लेके सितंबर तक, फिर कम होना शुरू हो गया, फिर बढ़ा अभी मार्च अप्रैल में, और ये अवस्था से सारे देश निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली भारत में ही हुआ है इस तरह से जो कोविड का तांडव, ये सब जगह हुआ है।
जी सर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। यहाँ पर रिपोर्टर स्ट्रिंगर फ्रीलांसर दफ्तर के अंदर वाले पत्रकारों, कोरोना वायरस से सिर्फ यूपी में 37 पत्रकारों की हुई मौत। तेलंगाना में सबसे अधिक 39 पत्रकारों की कोरोना से मौत। कुल मिलाकर अभी तक 300 पत्रकारों की कोरोना के चलते मौत। मध्य प्रदेश में 19 पत्रकारों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। 41 से 50 साल की उम्र वाले पत्रकार की मौत की संख्या ज्यादा। छोटे शहरों के पत्रकार कोरोना के शिकार बने। 55% प्रिंट, 25% टीवी, डिजिटल के 19% मीडिया के पत्रकार इन आंकड़ों में शामिल। प्रेस काउंसिल की मांग, पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित हो। कई राज्यों ने माना तो कई राज्यों ने पल्ला झाड़ा। देश में कोरोना से अब तक 300 से ज्यादा पत्रकारों की हुई मौत। मीडिया कर्मियों पर भी दूसरी लहर ने बरपाया भयानक कहर। नामी पत्रकार संघ, अलग अलग राज्यों में 300 से ज्यादा पत्रकारों की हुई मौत। सरकार ने पत्रकारों को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर माना, ना पत्रकारों को वैक्सीनेशन में मिली प्राथमिकता। अप्रैल में रोज औसतन 3 पत्रकारों की कोरोना से मौत। ये तमाम आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर, साथ ही साथ ऑफिस के अंदर काम करने वाले तमाम पत्रकार। कोरोना वायरस से सिर्फ यूपी में अभी तक 37 पत्रकारों की, तेलंगाना में 39 पत्रकारों की, साथ ही साथ दिल्ली में 30, महाराष्ट्र में 24, उड़ीसा में 26 पत्रकारों की, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में 19 पत्रकारों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अनिल राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनिल जी, आप से यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक बड़ी संख्या यहाँ पर सामने आ रही है, 300 से अधिक पत्रकारों की मौत हुई है और हर राज्य में पत्रकारों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर नहीं हो पाया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मीडिया कर्मियों पर दूसरी लहर ने बरपाया कहर। 300 से अधिक पत्रकारों की कोरोना के चलते हुई मौत। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जुड़े हुए हैं। जी सर, दुर्गेश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक बड़ी संख्या सामने आ रही है, अभी तक तो आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे, छिटपुट घटनाओं के रूप में हमें जानकारी मिल रही थी, लेकिन 300 एक बड़ा आंकड़ा है और अलग अलग राज्यों में ये संख्या अलग अलग है, लेकिन संयुक्त तौर पर देखा जाए तो बड़ा नुकसान है, क्या कहना चाहेंगे? जी दुर्गेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यहाँ पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली में 30, वहीं महाराष्ट्र में बड़ी संख्या है, यूपी में 37, मध्य प्रदेश में 19। ये वो आंकड़ा है जो हर राज्य में फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करने वाले पत्रकारों ने कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान को गंवा कर दिया है। कोरोना काल के दौरान तमाम पत्रकारों की मौत हुई है, लेकिन विडंबना यहाँ पर यह है कि पत्रकारों को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिला है, ना ही वैक्सीनेशन में उन्हें प्राथमिकता दी गई है। आज भी जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो कई बार पत्रकार चक्कर लगाकर वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। बताया ये जाता है कि स्लॉट अभी उपलब्ध नहीं है। देश में कोरोना से अब तक 300 से अधिक पत्रकारों की मौत हुई है। मीडिया कर्मियों पर दूसरी लहर ने भयानक कहर बरपाया है। लगातार और इसी बीच एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर हम वापस लौटेंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार आज हम खास तौर पर कोविशील्ड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये वैक्सीन हम सब के लिए सुरक्षित है, और इसको लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं ब्लड क्लॉटिंग को लेकर, उसको लेकर हमने अपने डॉक्टर्स से राय ली है। डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सूद, डीन RML दिल्ली, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी, पूर्व निदेशक एम्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पत्रकारों की मौत की बात भी सामने आई है। एक तरफ हम डॉक्टर्स की जान गंवाने की बात कर रहे हैं, फिर पत्रकारों की बात आती है। ये आंकड़ा और न जाने किन किन विभागों को छुएगा, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है
पत्रकारों के साथ ही साथ दिल्ली में एक मामला सामने आया है जिसमें जाने माने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर इस समय कोरोना के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और दुखद बात यहाँ पर यह है, डॉक्टर राजीव आपके पास आऊंगी, कि इलाज के चलते हर रोज इनका इलाज में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है। पिछले हफ्ते से ये काम चल रहा है। ऐसे में परिवार के पास अब उतनी मात्रा में धन नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सके। उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। मरने के बाद सरकारें कहीं 50 लाख तो कहीं 1 करोड़ का मुआवजा फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर डॉक्टर्स को भी दे रही हैं, साथ ही साथ अदर मेडिकल स्टाफ को भी दे रही है। लेकिन जिस समय जान बचाने के लिए इस पैसे की जरूरत है उसका कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, ना ही कोई मदद करने के लिए आगे आ रहा है। आपका क्या कहना है, क्या कुछ हमें करना चाहिए यदि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज अपनी जान और मौत, जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं, तो उनकी कैसे मदद की जा सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। फर्स्ट वेव में हमने देखा था। इसके 2-3 हिस्से हैं सवाल के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसको प्रूव मानते हैं जब RT-PCR करें, पर 70% लोगों में तो ये पॉजिटिव होता है, 30 में नेगेटिव होता है। आपको अगर सिम्टम्स हैं, आपके CT में भी आ गया तो भी, चाहे वो सरकार हो, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली सरकार हो या कोई सेंट्रल की सरकार हो, वो उनको कंपनसेशन डेथ के बाद भी नहीं दे रहे जिनको कोरोना सिम्टोमेटिकली प्रूव हो गया है पर जिनका RT-PCR नेगेटिव था। तो ये एक बहुत ही पैराडॉक्स है और एक इसको ठीक करना है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि आप हेल्थ वर्कर्स जो हैं जिनको जो डॉक्यूमेंटेड है वो 174, आप फरवरी तक देखिए, अभी 2 महीने में तो आंकड़ा बहुत बढ़ गया। जैसे 174 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी फरवरी तक, 5 फरवरी तक, और अब ये आंकड़ा आज की डेट में 270 हो गया है। और इसी तरह 116 नर्सिस और 200 हेल्थ वर्कर्स की डेथ हुई थी, जो आंकड़ा अब 1.5 गुना हो चुका है। अब इन वर्कर्स की डेथ हुई है और बाकी इससे 5 से 10 टाइम्स जो हैं वो सिर्फ बाकी फ्रंटलाइन वर्कर नहीं, इन डॉक्टर्स के घर में इनके मेंबर्स जो हैं जी, उनको भी कोरोना अफेक्ट किया है और उनका भी इलाज हुआ है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर राजीव, समय की हमें यहाँ पर बेहद कमी है, इसलिए आपको रोक कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। फिलहाल आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर से बता दें कि हमारे कार्यक्रम के दौरान हमने जिस तरह से डॉक्टर से चर्चा की है उससे यही निकल कर सामने आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो बातें आ रही हैं, जो औसत आ रहा है, उस डॉक्टर्स अभी नगण्य मान रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, आप वैक्सीन को लगवा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स की राय है। इसके साथ ही आप अपने डॉक्टर्स की सलाह को लेकर